सेना की जवाबी कार्रवाई जारी। जयाप्रदा पर बयान से पलटे आजम खान। आजम खान बोले, कोई साबित कर दे तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और बंद हुआ जम्मू श्रीनगर राजमार्ग। रामबन के दिगडोल में गिरी पस्सियां। राजमार्ग पर फंसे सैकड़ों वाहन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ महक सेठी और आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इस समय सबसे बड़ी खबर की। जी हां, इस समय राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। सबसे बड़ी खबर इस समय हम यहां पर दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आजम खान और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जयाप्रदा के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान ने जयाप्रदा का बिना नाम लिए आपत्तिजनक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जिसको हम उंगली पकड़कर रामपुर लाए, आपने 10 साल जिनसे प्रतिनिधित्व करवाया, उसकी असलियत समझने में आपको 17 साल लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनका अंडरवियर खाकी रंग का है। जिसने रामपुर वालों का खून पिया, लहू पिया, जिसकी उंगली पकड़कर हम रामपुर में लेकर आए, रामपुर की गलियां, रामपुर की सड़कों की पहचान कराई, किसी का कांधा नहीं लगने दिया उसके शरीर से, आप गवाही दोगे। कांधा नहीं लगने दिया, छूने नहीं दिया, गंदी बात नहीं कराई। टाइम से पहले आपने 10 साल अपना प्रतिनिधित्व कराया, मगर आपने और मुझे क्या फर्क है? शाहबाद वालों, रामपुर वालों, उत्तर प्रदेश वालों, हिंदुस्तान वालों, उसकी असलियत समझने में आपको 17 बरस लगे। मैं 17 दिन में पहचान गया कि इनके नीचे का जो अंडरवेयर है वो खाकी रंग का है। मैं 17 दिन में पहचान गया। जयाप्रदा पर आपत्तिजनक बयान देने के बाद आजम खान मुश्किल में घिर गए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग समाजवादी पार्टी के नेता को नोटिस भेजेगा और उनसे जवाब मांगेगा। आयोग आजम खान को नोटिस आज भेजेगा, तो वहीं जयाप्रदा पर बेहद आपत्तिजनक बयान देने के बाद आजम खान अपने बयान से ही पलट गए। अपनी सफाई में आजम खान ने कहा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया, लिहाजा मुझ पर इल्जाम लगाना गलत है। सबसे हैरानी की बात तो ये रही कि आजम ने अपनी अभद्र टिप्पणी पर माफी मांगने के बजाय मीडिया को कसूरवार ठहराया। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी की ना खूबी बताई ना बुराई बताई। मैंने एक शख्स जो दिल्ली में बीमार है, काबिल रहम है, जिसने मुझे कहा कि 150 राइफल्स लेकर मैं आया था, अगर आजम दिखता तो मैं उसे छलनी कर देता। मैंने उसके ताल्लुक से ये कहा कि लोगों को पहचानने में बहुत देर लगी। मेरे नेताओं से भी गलती हुई और अब ये मालूम हुआ कि आरएसएस का नेकर था उसके जिस्म पर। तो नेकर तो मर्द पहनते हैं और मैं खुद ही पहले से बहुत डरा हुआ हूं। बड़े लोग मेरे मुकाबले में हैं, बड़ी शख्सियतें हैं, बड़ी शान और शौकत वाले हैं, मैं बहुत गरीब आदमी हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं कि झूठ बहुत दिन काम नहीं करता है। मैं 9 बार रामपुर से विधायक रहा हूं, राज्यसभा में रहा हूं, 4 बार मिनिस्टर रहा हूं। मैं जानता हूं मुझे क्या कहना चाहिए। मुझे अफसोस है कि मीडिया जो कि मुझे बहुत नापसंद करता है, मैं भी नहीं पसंद करता, क्योंकि मैं जानता हूं मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान मीडिया ने किया है और आज के हालात में मीडिया ने बिल्कुल बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। अपनी जिम्मेदारी को निभाने के बजाय जिम्मेदारी के साथ बहुत खिलवाड़ किया है। तो मीडिया की नाराजगी है और मुझे बेइज्जत करना है, अपमानित करना है, मुझे नुकसान पहुंचाना है, लेकिन मेरा मालिक मेरे साथ है, मुझे नुकसान नहीं होगा। मेरा चुनाव बहुत अच्छा है और अगर कहीं कोई साहब मेरा साबित कर दें कि मैंने कहीं किसी का नाम लिया है
और नाम लेकर मैंने किसी की शान में तौहीन की। आजम खान की ऐसी अभद्र टिप्पणी से जयाप्रदा भावुक हो गई। जयाप्रदा ने कहा कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी की जाएगी। साथ ही जया ने यह भी कहा कि आजम खान का ऐसा बयान देना बहुत पुरानी आदत है। और क्या कुछ कहा जयाप्रदा ने, आइए आपको सुनाते हैं। ये मेरे लिए नई बात नहीं है। इसी के वजह से आपको याद होगा कि 2009 में उन्हीं के पार्टी में मैं प्रत्याशी थी और पार्टी में होते हुए भी पार्टी के जो आदरणीय मोदी जी और अखिलेश, कोई मुझे समर्थन नहीं किया था जब मेरे ऊपर इस तरह की टिप्पणी। आजम खान साहब को ये आदत है, आदत से मजबूर है ये। अगर ये नहीं करता है तो ये नई बात होगी, लेकिन बात ये है कि इसका स्तर किस तरह का गिर गया है कि ये संविधान को, लोकतंत्र के ऊपर दर्जा उड़ा रहे कि ये कभी सुधरेगा नहीं है। कि मैं एक महिला को, हम लोग इसको रिपीट भी नहीं कर सकते, इसको वापस हम ये टिप्पणी किया करके हम मुंह से बोल भी नहीं सकते हैं। उस तरह की जुबान इन्होंने इस्तेमाल किया है इस बार, तो मतलब हद पार कर दिया। अब मेरा क्षमता खत्म। अब मेरे लिए वो कभी भी भाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो हमारे लिए इतना दुश्मनी बना दिया। पता नहीं मैंने उनके लिए क्या किया। मैंने ऐसे कौन सी बात कर दिया कि वो इस तरह की टिप्पणी कर। और अब बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हुआ है। रामबन के डिगडोल में पस्सियां गिरने से ये जम्मू श्रीनगर राजमार्ग बंद कर दिया गया है। राजमार्ग पर फिलहाल सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। कई यात्री, कई लोग वहां पर फंसे हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजमार्ग पर सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग, जम्मू श्रीनगर राजमार्ग बंद कर दिया गया है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अमीन इकबाल हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अमीन, क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया है, फिलहाल की वहां की सिचुएशन क्या है? कितने लोग और कितने वाहन वहां पर फंसे हुए हैं और कब तक ये पस्सियां हटने का यहां पर आपको आसार नजर आ रहे हैं? जी महक, देखिए, जिस तरह से हम श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की बात करें तो आज 11:30 के करीब पे डिगडोल के मकाम पर हम आर्मी कैंप जहां पे एस्टेब्लिश किया गया है, वहां पे हम देखें तो जो कंस्ट्रक्शन का काम चला है उस वजह से वहां पे जो है लैंडस्लाइड और शूटिंग स्टोन का सिलसिला शुरू हो गया, जिसके बाद व्हीकुलर मूवमेंट जो श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर है उसको जो है रोक दिया है। और अभी की अगर हम बात करें, वहां पे जो कंटिन्यूसली वहां पे जो शूटिंग स्टोन्स हो रहा है तो उस वजह से अभी तक क्लियरेंस का काम शुरू नहीं किया जा सका है। और जैसे ही अगर हम अथॉरिटीज की बात करें, उनका ये कहना है कि जैसे ही क्लियरेंस का काम शुरू होगा, क्योंकि जब तक शूटिंग स्टोन का सिलसिला रुकता नहीं तो तब तक क्लियरेंस बहुत मुश्किल हो जाता है, तो गाड़ियों को जो है वो तो रोक दिया गया है। यानी गाड़ियों को वहां, न तो गाड़ियों को चलने की इजाजत है, ना ही वहां लोग पैदल वो पार कर सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यू शूटिंग स्टोन्स हो रहे हैं। तो अभी जब पत्थर गिरने का सिलसिला रुकेगा तो उसके बाद ही क्लियरेंस का काम शुरू होगा। जैसे ही पत्थर रुके तो क्लियरेंस के काम में कम से कम 3 से 4 घंटे का वक्त लग सकता है। जी महक, यानी कि अभी भी वहां पर लैंडस्लाइडिंग जारी है। वो कब रुकेगी इसका कोई अंदाजा हम नहीं लगा सकते, और जब रुकेगी उसके बाद ही वहां पर कोई इन लैंडस्लाइड को, यानी कि पस्सियों को हटाने का काम जारी किया जाएगा। तब तक जो यात्री हैं वो वहीं पर फंसे रहेंगे। जी बिल्कुल महक, जब तक नहीं होता, क्योंकि अल्टरनेट कोई यहाँ पे दूसरा रास्ता है नहीं, या फिर कोई लिंक रोड वगैरह होती जहां से गाड़ियों को आने जाने की इजाजत होती, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। वहां पे सिंगल रोड है, वहां पे सिंगल क्रॉसिंग है, और फिर जो कटिंग का काम किया गया है उस वजह से जो है शूटिंग स्टोन का सिलसिला भी रुकना, और ये कब रुकेगा इसका तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते, कहा नहीं जा सकता। जी, इस पूरे मामले पर अधिक अपडेट्स के लिए, आगे भी अपडेट्स के लिए हम आपके साथ बने रहेंगे। आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। लगातार पाकिस्तान संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है, यानी कि सीजफायर वायलेशन कर रहा है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीजफायर वायलेशन किया है। पुंछ के कलाल में गोलीबारी अभी भी जारी है। पाकिस्तान ने अपने नापाक मंसूबों को यहां पर दिखाते हुए पुंछ के कलाल में सीजफायर वायलेशन किया है। सुबह 8:30 बजे से ये गोलीबारी शुरू हुई है। आपको बता दें, पुंछ के कलाल में सुबह 8:30 बजे से ये गोलीबारी जारी है। भारतीय सेना भी इस गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दे रही है, लेकिन पाकिस्तान ने यहां पर रिहायशी इलाकों को भी अपना निशाना बनाया है। लगातार पाकिस्तान अपने
यहाँ पर मंसूबे, अपने नापाक मंसूबे दिखाता आ रहा है और ऐसे में पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन कर रहा है। संघर्ष विराम का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया है। आज सुबह 8:30 बजे पुंछ के कलाल में पाकिस्तान ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसका भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब दे रही है और यहां पाकिस्तान रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रहा है। इस मामले पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता जमशीद हमारे साथ फोनलाइन पर बने हुए हैं। जमशीद, क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार सीज फायर वायलेशन करता रहा है, आज जो खबर हमें मिली है सुबह 8:30 बजे पुंछ के कलाल में पाकिस्तान ने गोलीबारी की है, अभी की अगर हम बात करें फिलहाल का वहां पर जो सिचुएशन है वो कैसी है? क्या ये गोलीबारी अभी भी जारी है वहां पर? जी महक जी, आज सुबह पाकिस्तान ने नौशहरा राजौरी के नौशहरा सेक्टर में गोलाबारी का सिलसिला शुरू किया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से गोलाबारी का सिलसिला थमा हुआ था। लोगों ने जरूर राहत की सांस ली थी, मगर आज फिर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन करते हुए सीमावर्ती इलाकों में रिहायशी इलाके को निशाना बनाते हुए गोलाबारी का सिलसिला शुरू किया, जिसमें किसी जानी नुकसान की खबर तो नहीं है, मगर इस गोलाबारी को देखते हुए लोगों ने एक बार फिर अपने बच्चों को वापस ले लिया है। स्कूल बंद कर दिए उन बच्चों ने, क्योंकि वालिदैन जो थे उनका ये कहना था कि लगातार सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी का सिलसिला शुरू किया जाता है, जिससे इनके बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह से असर होती रही है। हालांकि सेना की बात करें, सेना की तरफ से जो कल परसों बयान सामने आया था, इसमें सेना ने भी कहा था कि पिछले 1.5 महीने में पाकिस्तान ने 113 बार सीज फायर का उल्लंघन किया, मगर आज का मिला के अगर हम देखें तो पिछले 1.5 महीने में पाकिस्तान की तरफ से 514 बार सीज फायर वायलेशन किया गया है, जिसमें इस वक्त तक 37 आम शहरी जख्मी हुए हैं और तकरीबन 4 के करीब आम शहरी इसमें हलाक भी हुए हैं। इसके बावजूद भी पाकिस्तान को, हालांकि सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान के लगातार सीमावर्ती इलाकों में दहशत फैलाए हुए और गोलाबारी से इलाके में काफी जमशीद, अगर आज के सीज फायर वायलेशन की हम बात करें तो पाकिस्तान रिहायशी इलाकों को भी निशाना बना रहा है। वहां पर फिलहाल क्या किसी के जानमाल के नुकसान की कोई खबर सामने आई है? और वहां के जो लोग हैं उन लोगों का इस समय क्या कहना है और क्या हाल है? जी, इस वक्त तो गोलाबारी का सिलसिला जरूर थमा हुआ है, मगर जिस तरह सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तान पिछले कई वर्षों से लगातार शहरी आबादी को ही निशाना बना रहा है, जिसमें मैंने पहले भी आपको बताया कि पिछले 1.5 महीने की अगर हम बात करें तो जमशीद, मैं आज की बात कर रही हूँ जी, ये डेटा आप हमें पहले भी दे चुके हैं। आज जो रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया है, क्या उसमें किसी के जान माल के नुकसान की कोई खबर हमें मिली है? आज की गोलाबारी में किसी जानी माल नुकसान की खबर तो सामने नहीं आई है, मगर इस गोलाबारी से लोगों में डर जरूर आज फिर दोबारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि कलाल हमारा एक ऐसा इलाका है जो सिर्फ पाकिस्तान के बिल्कुल सीमा के साथ लगा हुआ और पिछले कई वर्षों से लगातार पाकिस्तान इसी इलाके को निशाना बना रहा है, जहां इस सुबह पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर उल्लंघन करते हुए शहरी आबादी को दोबारा निशाना बनाया, मगर हालांकि सेना के मुंहतोड़ जवाब दे रही है पाकिस्तान की इस गोलाबारी का। बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। ताजा अपडेट्स के लिए हम आगे भी आपके साथ बने रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। पक्ष द्वारा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के फैसले को प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सही करार दिया। इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के जम्मू पुंछ के उम्मीदवार रमन भल्ला ने कहा कि उनके लोकसभा क्षेत्र में भी चुनाव के पहले चरण में करीब 25 मशीनों में गड़बड़ रही थी। इस मामले को कोर्ट में ले जाना एक सही कदम है, तो वहीं बीजेपी ने विपक्ष के इस कदम को ड्रामा करार दिया। पूर्व डिप्टी सीएम कमलेंद्र गुप्ता ने कहा है कि विपक्ष चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगा रहा है। विपक्षी दल हार के डर से इस तरह की बहानेबाजी कर रहे हैं। और लेके विपक्ष ने जो बात यहाँ पे रखी है, मैं समझता कहीं हद तक वो जायज भी यहाँ पे है। जब कहीं पे इंसाफ ना मिले तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। हमें भी यहाँ पे जम्मू पुंछ लोकसभा में 25 से ज्यादा मशीनें खराब थी, हर बार खराब होना, और समय इतनी दूर पहाड़ी पे मशीन खराब हो जाए फिर उसको रिप्लेस करने में 2-3 घंटे का वक्त यहाँ पे लगता है और वोटर इतनी देर तक इंतजार नहीं कर सकता। लेकिन हमारे तो बड़े कमिटेड थे, उन्होंने बोला कि रात को 10 बजे भी अगर मशीन चेंज करोगे तो हम वोट डाल के निकलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जगह पे कोताही यहाँ पे होती है और जो आशंका यहाँ पे है कि पर्ची के साथ मैच हो पाए, तो मैं समझता हूँ इसमें कोई इतराज यहाँ पे नहीं है, ताकि
वोटर पे कॉन्फिडेंस हो कि जिसको उसने वोट दिया सही दिशा में सही जगह पे वोट यहाँ पे पहुंचा। तो कुछ चीजें लेके जो मन में शंका यहाँ पे वोटर में होती है उस चीज का इंसाफ लेने के लिए विपक्ष आज इकट्ठा हुआ। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि हर जगह पे ट्रांसपेरेंसी के माध्यम से वोटर का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन पे जो विश्वास बन पाया है, जो शायद कई जगह पे इस पिछले 5 साल में उठता दिखाई दे रहा है, वो दोबारा विश्वास जो बहाल हो पाए और लोकप्रियता के साथ साथ इस लोकतंत्र में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन की मजबूती मिले। पक्ष जिस प्रकार से 2 महीने से पीछे इस प्रकार के ड्रामे कर रहा है और कोई ना कोई बहाना बना करके ये तय है कि उनकी हार निश्चित है। तो इससे पहले राजस्थान के इलेक्शन हुए थे, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के इलेक्शन हुए थे, तब भी इन लोगों ने मशीनों पर सवाल नहीं उठाया। ये तो सर इलेक्शन कमीशन का दायरा है, वही इनके बारे में सोचते हैं। इससे पहले सभी को डिमॉन्स्ट्रेशन दी गई है और हर स्टेशन पर डिमॉन्स्ट्रेशन दी गई है। उस सभी के बावजूद इस प्रकार के बहाने बनाना, तो मुझे लगता है कि एक जो फ्रस्ट्रेशन उनके बीच में आ गई है, उनको हार सामने नजर आ रही है, उसी का परिणाम है कि इस प्रकार के सवाल उठाए जा रहे हैं। आम व्यक्ति भी ये समझ सकता है कि जो भी इलेक्शन होते हैं, जिस प्रकार से देश में माहौल है, तो ठीक है कि उसी प्रकार से मोदी जी को बाकियों से ज्यादा वोट जाएंगे, लेकिन ये किसी तरह से इस इलेक्शन को टालना चाहते हैं, ऐसा तो होगा नहीं। लेकिन उस हालात में देखा जाए तो मुझे लगता है कि जो भी कर रहे, जो भी इन्होंने मशीनें खुद अपने उससे देखी है, इनके कार्यकर्ताओं ने चेक की है, तो उसके बाद में इस प्रकार का। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने सरकार पर जिला डोडा की अनदेखी का आरोप लगाया है। गुलाम नबी आजाद ने यह आरोप डोडा के काश्तीगढ़ इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान लगाया। गुलाम नबी आजाद ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिले के विभिन्न स्कूलों में स्टाफ नहीं है, अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में ना तो कोई डॉक्टर है और ना ही पैरामेडिकल स्टाफ। उन्होंने कहा कि जिले के कई आंगनवाड़ी सेंटर बंद पड़े हुए हैं और लोगों को मनरेगा सहित अन्य सरकारी योजनाओं का भी कोई लाभ नहीं मिल पाया है। किस्मती से यहाँ डिस्पेंसरीज में कोई डॉक्टर्स नहीं है, कॉलेज में, स्कूल में कोई प्रिंसिपल नहीं है। तो हमारी सरकार आएगी, जो अधूरे काम रहे हैं इस पूरे गरीब इलाके के, चाहे वो सड़कों की या स्कूलों में स्टाफ की या अस्पतालों में डॉक्टर्स की, और जो दूसरी बड़ी स्कीमें हमारी थी मनरेगा की, वो तो यहाँ कहीं भी नहीं दिखती है। या मिड डे मील की तो 4 साल से बंद है, जैसे आंगनवाड़ियाँ बंद है, आशा वर्कर्स कहीं जाती नहीं। जीएमसी अस्पताल में डाइट को लेकर एक बार फिर से मरीजों और उनके तीमारदारों ने आवाज उठाई है। तीमारदारों का आरोप है कि जो डाइट अस्पताल प्रबंधन द्वारा मरीजों को दी जा रही है वो खाने के काबिल नहीं है। ये पहला अवसर नहीं है जब जीएमसी में डाइट को लेकर मरीजों और उनके तीमारदारों ने आवाज ना उठाई हो। इससे पहले भी कई डाइट पर सवालिया निशान लग चुके हैं, लेकिन ना तो सरकार और ना ही अस्पताल प्रशासन इस संबंध में कोई उचित कदम उठा चुका है। तीमारदारों का आरोप है कि मरीजों को डाइट के नाम पर सुबह 4 सूखे ब्रेड पीस और सब्जी दी जाती है। दोपहर और शाम के खाने में मरीजों को 2 चपाती और थोड़े से दाल चावल दिए जाते हैं। हालांकि पहले सरकार की ओर मरीजों को डाइट में अंडा, दूध, पनीर और मांस भी दिया जाता था, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से डाइट पर कैंची चलाकर उन्हें सूखे ब्रेड और दाल चावल खिलाकर खाना पूर्ति की जा रही है। पेशेंट आस्ते ना लाइट डाइट चाहिए, जैसे खिचड़ी हुई, दूध हुई है या कोई अंडा हुई है, जो पेशेंट खा सके और उसी फायदा होए। वो सूखे चावल या रोटी नहीं खा सकता, वो बिल्कुल है ना, बीमार है, वो एक लाइट खिचड़ी नहीं पचा सकता, तो वो कुछ खाएगा, फुलके कुछ खाएगा। या फुल डाइट लिखी हुई है, पर असं 4 दिन हुई है कोई लेगी नहीं कि सर लैने लायक ही नहीं है। सारे पेशेंट का खाने लायक थी नहीं, हो सवेरे कुछ नहीं लिया ना मिलिया, कोई दुद्ध होंगे या कोई वो वास्ते कोई अंडा होया या कोई खिचड़ी हुई नॉर्मल जी, तो पेशेंट की खिला से सुबह को हमको कोई बताता नहीं, क्या एक लिया है, कोई 2 होते हैं उसके पीछे ब्रेड, उसके साथ क्या, उसके साथ कोई सब्जी होती है या कोई थोड़ा सा होता है सब्जी। दिन को क्या देते हैं? दिन को फुलके देते हैं। कितने? कोई थोड़े चावल दे देते हैं, 3 फुलके होते हैं, फिर 4 होते हैं। अच्छा, थोड़े से चावल। कितने चावल कितने देते हैं? थोड़े होते हैं, 2 रंग से। अच्छा, दूध मिला कभी?
ग्रामीण विकास विभाग में पक्की नौकरी पाने के लिए एक महिला हेल्पर को दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। गोल गुजरात स्थित आंगनवाड़ी सेंटर में सेवाएं दे रही राजकुमारी नाम की इस महिला की दिवंगत मां ने 28 साल इस सेंटर में बतौर हेल्पर सेवाएं दी थी और उनके निधन के बाद राजकुमारी दर-दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो रही हैं। राजकुमारी को अभी तक नियमित करने का ऑर्डर नहीं मिल पाया है और इसका आरोप है कि औपचारिकताएं पूरी करने के नाम पर उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। राजकुमारी ने चेतावनी दी कि अगर उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वो इस आंगनबाड़ी सेंटर में ताला जड़ने को मजबूर हो जाएंगी। ये फार्मेलिटी लाओ 2 साल इन्होंने मेरी फार्मेलिटियां पूरी नहीं करते करते मैं हो गए। MLA सुखनंदन के पास 2 बार मैं उधर गई, फिर सरपंच पंच 3 बार मैं उनके पास गई। एप्लीकेशन पूरी अपना बायोडाटा पूरा कंप्लीट करते हैं। ये कोई बात नहीं सुनता, वो क्या करते हैं क्या नहीं कहते। नीचे वाले बोलते हैं बड़े के पास जाओ, बड़ा बोलता है नीचे वाले के पास जाओ। अब ये गरीब आदमी क्या करेगा, कहाँ जाएगा, कोई परेशानी कोई सुनने वाला नहीं है। अब मैं गरीब हूँ, मैं कहाँ से इतनी दौड़ धूप करूंगी, कहाँ से किराया पूरा करूंगी मैं आने जाने का। ये तो मेरा काम है नहीं, मैं मुक्त। अब मैंने काम ये करना है, अगर मेरा फैसला ना हुआ मैं आंगनबाड़ी का ताला लगाऊंगी। मेरा फैसला तब तक नहीं होगा, मैं तब तक खोलूंगी नहीं। बीजेपी कश्मीर डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट की जम्मू में बैठक हुई, जिसमें कश्मीरी विस्थापित मतदाताओं को पेश आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक में बीजेपी के MLC GL रैना, कश्मीर डिस्प्लेस्ड डिस्ट्रिक्ट के प्रधान चांद भट्ट सहित पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए MLC रैना ने कहा कि पहले चरण के मतदान के दौरान कश्मीरी विस्थापित मतदाताओं को मतदान के दौरान कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा था। चुनावों के अगले चरण में ऐसे हालात पैदा न हो, इसके लिए खाका तैयार कर लिया गया है। कश्मीरी पंडित वोटरों को पेश आ रही समस्याओं से चुनाव आयोग के समक्ष भी उठाया गया है और उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस संबंध में जल्द जरूरी कदम उठाएगा। उन्होंने M फॉर्म भरे हैं वो डाल सके, इसके लिए यहाँ बैठकर रणनीति भी तैयार कर रहे हैं। हमने चुनाव कमीशन के खासकर ARO माइग्रेंट्स के भी संपर्क किया है, उनको बताया है कि किस प्रकार से उनका जो वोटर लिस्ट होता है वो लेट बताते हैं और लोगों को पता नहीं चलता है, तो वो अपनी वेबसाइट पर ही सही कहीं ना कहीं वो डिस्प्ले करे ताकि जो आम वोटर है जिसने M फॉर्म भरा है 2 बार 3 बार पोलिंग स्टेशन जाने के बाद उसने भरा है, उसको पता चले कि उसका वोट है कि नहीं है और वो है तो कहां पर है। परिवार में अगर 7 लोगों ने M फॉर्म भरा है, 4 का आ रहा है, 3 का नहीं आ रहा है और आ रहा है तो ये पता नहीं जिस बूथ पर उसने रखा था वहां पर नहीं आ रहा है तो किसी दूसरी जगह आ रहा है। ये सारी शिकायतें हमने चुनाव कमीशन के साथ उठाई है और आशा करते हैं कि शायद इस फेज में वो दूर हो जाएंगे। अगर दूर नहीं हुई तो विस्थापित समाज के पास सड़कों पर आने के सिवा और शायद चारा नहीं रहे। आरसपुरा के जिंदड़ मेलू से रठाना तक जाने वाली सड़क की खस्ता हालत को लेकर स्थानीय लोगों में भारी रोष है। लोगों का कहना है कि सड़क की मरम्मत को लेकर वो कई बार PWD के अधिकारियों से भी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई कदम नहीं उठाए गए। लोगों के मुताबिक बारिश के दिनों में सड़क कीचड़ से भर जाती है, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। इस रोड के बारे इहो कहा जाता है कि असं जिंदड़ मेले निवासी बड़ी दिक्कत पेश करे करने आ। छोटे बच्चों का रस्ता है, मेन रस्ता है, रस्ता जो जिंदड़ मेलों तो लाके थाने तक लगता है। इस रस्ते च सत्संगी गुजरते हैं, छोटे बच्चे आते हैं, बजुर्ग आते हैं और उन्होंने लिए चलना बहुत मुश्किल है। बरसाती दिनों खड्डे पै जाते हैं और इन्होंने दिनों में इन्नी डस्ट आया करती है कि एक बाइक जिन्होंने पास होंगी, गड्डी पास होंगी, उन्होंने रस्ता नज़र नहीं आता। इन्होंने दिनों में ज़्यादातर दिक्कत इहो है कि धूड़ बहुत आ रही है और साढ़े बच्चे स्कूली बच्चे ने उन्होंने यूनीफॉर्म जी है हफ्ता चलनी है, वो एक अद्धा दिन चलती है और दूसरे दिन उन्होंने यूनीफॉर्म चेंज करनी पैंती है। और अं ये जी गुहार है सरकार नूं भी लाई, चीफ इंजीनियर को भी डेपुटेशन लैके गए हैं कि ये रोड है ये ब्लैक टिपिंग जी है जिंदड़ मेलू मोड़ तो लाके अठाणे तक होनी चाहिए जल्दी तो जल्दी, पर साडी ये रिक्वेस्ट कंसीडर नहीं की गई। ये जी जिंदड़ मेलू तो लैके अठाणे तक रोड है, इसकी हालत बड़ी खराब है, ये बच्चे भी नहीं जा सकते, 2 अकैडमियां ने, बच्चे भी बड़ी मुश्किल स्कूल होंगे ने, तो बाकी रस्ता बिल्कुल ही प्रॉब्लम बड़ी है। डब्बे ते बस पानी अगर रस्ते दे विच बनना चाहिए। अच्छा नहीं बच्चे बड़े मतलब बड़े तंग है, एक दिन आते एक दिन बच्चे आते नहीं है जी, सानू बड़ी मुसीबत है। सानू एक अज की जाए सानू
नगरोटा के गांव जनियाल में पीर अली बादशाह के मजार पर वार्षिक दंगल का आयोजन किया गया। इसमें जम्मू कश्मीर के साथ साथ पड़ोसी राज्यों के पहलवानों ने भी अपना दमखम दिखाया। दंगल का मुख्य मुकाबला जम्मू के बीनिया पहलवान और माछीवाड़ा के पहलवान गौरव के बीच हुआ। इसमें गौरव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बीनिया पहलवान को चारों खाने चित कर दिया। बाबा फरीदलाल जी का छुट्टी पढ़ गुरुआं दी बाणी कर दसा नूहां दी किरत बहुत बढ़िया शाबाश। नगरोटा के गांव बलीनी इलाके में नाबालिग के कथित अपहरण के मामले को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने इस बच्ची को उसकी मौसी के घर से बरामद किया है। लड़की के पिता गुलाम सदीक ने अपने कुछ रिश्तेदारों पर बच्ची का अपहरण करने का आरोप लगाया था, लेकिन इस बच्ची ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। मेरा बाप है सदीक, मैंने उनको गोटा बनी पर फिर मैंने 8 दिन जिसने वादा किया कि तेरा ब्याह है, मैं नहीं करना, जबरदस्ती ब्याह कराया है, लाख रुपये किया कि 10,000 रुपये लियो, मैं नहीं करना। फिर मैंने मारे, फिर मैं जंगल में चली गई, फिर मैं तो मासी के गई, फिर उसमें मेरा बाप सारा पता है मासी के को रही। तू कितने रहना? मैं अपनी मौसी को रही। अपनी मर्जी ना? हाँ, मैं अपनी मर्जी ना। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।